जय हिंद साथियों, स्वागत है आज आप लोग को आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस डायमंड ऑफिशियल में। साथ ही मैं हूं आपका फ्रेंड के एम यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं 7वीं चरण शिक्षक बहाली पर। मुख्य रूप से बात करेंगे 7वीं चरण शिक्षक बहाली किस प्रकार से होगी और 7वीं चरण शिक्षक बहाली में कौन कौन से अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। वहीं पर बात करेंगे मेधा सूची किस प्रकार से बनाई जाएगी, जो कि 7वें चरण में मेरिट लिस्ट बनाने की जहाँ तक बात की जा रही है तो किस प्रकार से बनाई जाएगी, और बीएड और डीएलएड का मामला क्या है, कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं और कितना मेधा अंक आपका होना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन 7वें चरण में पूर्णतः हो जाए। तो सभी बिंदु पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं साथी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको समय समय पर शिक्षक बहाली से संबंधित अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा 7वीं चरण में भाग लेने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों के बारे में। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि 7वीं चरण में वही शिक्षक अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं जो छठे चरण से वंचित अभ्यर्थी है, यानी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो या बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो या छठे चरण से वंचित कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी हो जिन्हें जो है पहले वाले नियोजन में जिन्हें सिलेक्शन नहीं हुआ, जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया, वो सारे के सारे शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण में आवेदन कर सकते हैं। अब बात आती है लास्ट वाला जो सीटेट का एग्जाम हुआ है, सीटेट दिसंबर 2021 कह सकते हैं या सीटेट 2022 भी हम लोग कह सकते हैं। तो लास्ट वाला जो सीटेट एग्जाम हुआ है जिसका रिजल्ट आना बाकी है फिलहाल, तो इसमें जो भी शिक्षक अभ्यर्थी अगर पास आउट होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, क्या वह 7वें चरण के लिए एलिजिबल है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है शिक्षक अभ्यर्थियों को, लगातार कमेंट सेक्शन में हमें देखने को भी मिलता था। फाइनली जो है इस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट वाला जो सीटेट एग्जाम हुआ है और सीटेट वाला एग्जाम में जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाइड होंगे, पेपर 1 में हो या पेपर 2 में हो, सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को 7वें चरण में आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसलिए मौका मिलेगा, मैं आपको बेसिक फंडा बता रहा हूँ कि जब कभी भी रिक्वायरमेंट आती है बिहार में या किसी भी स्टेट में, तो उससे पहले जो भी खासकर शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उनसे रिक्वायरमेंट आने से पहले, नोटिफिकेशन आने से पहले, अगर कोई भी सीटेट एग्जाम क्वालिफाइड होता है या उस स्टेट वाला एग्जाम अगर क्वालिफाइड होता है तो उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को उनके आगे आने वाले रिक्वायरमेंट में जो है आवेदन करने का मौका दिया जाता है। इसलिए आप बेफिक्र रहें, निश्चिंत रहें। जो भी दिसंबर या जनवरी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हो या पहले वाले हो या नए वाले जो सीटेट एग्जाम हुआ है इसमें भी जो साथी उत्तीर्ण होंगे सभी को 7वें चरण में मौका मिलेगा। अब बात आती है दिसंबर 2019 में जो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है या जनवरी 2021 में जो सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है, सभी को 7वें चरण में आवेदन करने का मौका मिलेगा। वहीं पर छठे चरण से वंचित कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी हो, सबको 7वें चरण में मौका मिलेगा। अब बात साथ ही आती है कि 7वें चरण शिक्षक नियुक्ति में कौन कौन से अभ्यर्थी भाग ले पाएंगे, इस पर हम लोगों ने बात कर लिया है। अब बात कर लेते हैं कि साथी जो है, जो भी शिक्षक अभ्यर्थी 7वें चरण में भाग लेना चाहते हैं वो सीटेट उत्तीर्ण होना चाहिए या नहीं तो बीटेट उत्तीर्ण होना चाहिए, या आप हाई स्कूल के लिए बात कर रहे हैं या +2 के लिए बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एसटीईटी उत्तीर्ण होना चाहिए। मुख्य रूप से एसटीईटी 19 वाला जो भी शिक्षक अभ्यर्थी उत्तीर्ण है, चाहे वो मेरिट में हो नॉन मेरिट में हो, फर्क इससे नहीं पड़ता है, आपको 7वें चरण में नियोजन में भाग लेने का मौका मिलेगा। अब बात साथ ही आती है कि जो भी शिक्षक अभ्यर्थी अगर जो है बीटेट, वैसे भी आपको पता है, साथ ही मैं आपको बता दूं बीटेट वर्तमान समय में 2 बार हुआ था, इससे पहले 2 बार हो चुकी है, 2011 में और 17 में। 11 वाले जो भी शिक्षक अभ्यर्थी होंगे जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया किसी कारणवश या नियोजन नहीं हो पाई, उन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को भी 7वें चरण में आवेदन करने का मौका मिलेगा। साथ में ही 17 वाले भी जो भी शिक्षक अभ्यर्थी होंगे जो क्वालिफाइड है, टीटी पास है, बिहार टीटी पास है, उनको भी 7वें चरण में आवेदन करने का मौका मिलेगा। एक प्रश्न अभ्यर्थियों के मन में बहुत ज़्यादा प्रश्न आता था कि सर 7वें चरण से पहले क्या बीटेट एग्जाम हो सकती है या सुपर टेट हो सकता है? तो साथ ही मैं आपको बता दूं, एग्जाम से पहले कोई भी बीटेट एग्जाम से नहीं होगी और न ही कोई सुपर टेट एग्जाम होगी, चूंकि इसको लेकर के विभाग पहले से अपडेट कर रखा है, इसलिए बेफिक्र है, निश्चिंत रहे, इस पर कोई, वैसे भी अगर आपके पास अगर अच्छा खासकर स्टडी आप कर रहे हैं, कंटिन्यू आपका पढ़ाई लिखाई चल रहा है, तो आप सीटेट एग्जाम क्रैक कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा और सीटेट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी देती है। तो इसलिए खासकर अगर वर्तमान समय तक भी जो साथी अगर सीटेट उत्तीर्ण नहीं है और बीटेट की आस में है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप बीटेट की फेरा में मत रहे। बिहार सरकार वैसे भी बीटेट निकालने वाली है नहीं, आप सीटेट एग्जाम जो जुलाई वाला आ रहा है इसको क्रैक कीजिए, आपको अगले चरण में हो सकता है आपको मौका मिले इसके लिए। तो साथ ही मैं वहीं पर बता दूँ कि दिसंबर 19 और जनवरी 21 वाले जो भी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है सबको 7वें चरण में मौका मिलेगा। अब बात आती है सीटेट की वैधता की, सीटेट का वैलिडिटी कितनी है, क्योंकि इससे पहले साथ ही मैं बता दूं सीटेट की वैलिडिटी 7 ईयर्स का था, 7 वर्ष का था, 7 वर्ष का था सीटेट का जो है वैलिडिटी थी, अर्थात जो भी शिक्षक अभ्यर्थी सीटेट पास करते थे तो उनको जो है 7 वर्षों तक उनका जो है सर्टिफिकेट वैलिड रहता था। परंतु अब मैं बता दूं कि सीटेट पास कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी हो या आगामी जो भी शिक्षक पात्रता परीक्षाएं होंगी किसी भी राज्य में, तो खासकर जहाँ
जहाँ तक बिहार की बात है तो इसमें जो भी शिक्षक अभ्यर्थी उत्तीर्ण होंगे सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को अब लाइफ टाइम कर दिया गया, अर्थात एक बार अगर आप पास आउट हो जाते, उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आजीवन आप आवेदन करने के लिए योग्य हैं। अब बात आती है साथ ही कि डोमिसाइल नीति क्या कुछ है। तो डोमिसाइल नीति के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, डोमिसाइल वह नीति होती है जिसके अंतर्गत उस राज्य के मूल निवासी ही आवेदन कर पाते हैं, अर्थात आप समझ सकते हैं कि अन्य राज्य वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया जाता है उस राज्य में आवेदन करने का। ऐसे में 7वीं चरण शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू होने वाली है। ये आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। इससे पहले मैं आपको बता चुका था, जो साथी खासकर देख चुके हैं, कंटिन्यू हमें देखते रहते हैं, उनको सारा का सारा पता भी रहता है। अब बात आती है कि डोमिसाइल नीति आप समझ गए होंगे, सिर्फ बिहार के मूल निवासी के जो ही अभ्यर्थी होंगे उनको मौका मिलेगा आवेदन करने का। बात आती है बीएड और डीएलएड का मामला क्या है। देखिए साथ ही मैं आपको बता दूं, बीएड और डीएलएड का जहां तक मामला का सवाल है तो बीएड वाले जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, बीएड क्वालिफाई कर रखा है, यानी बीएड आप पास आउट हैं, साथ में आपने सीटेट कर रखा है पेपर 1 या पेपर 2, तो आप एलिजिबल हैं 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए। अर्थात बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में संशय की स्थिति थी कि सर बीएड वाला सिर्फ 1 to 5 में आवेदन कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो बीएड वाला 1 to 5 में एलिजिबल है, खासकर बिहार में। और डीएलएड वाला भी 1 to 5 और 6 to 8 में दोनों में एलिजिबल है, परंतु याद रहे डीएलएड वाला 1 to 5 में तो एलिजिबल है ही, साथ में 6 to 8 में भी एलिजिबल है जब उसके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अर्थात डीएलएड के साथ आपका अगर जो है ऑनर्स आपने कंप्लीट कर रखा है तो आप एलिजिबल हैं 6 to 8 के लिए। अब बात साथ ही आती है कि 6 to 8 बीएड और डीएलएड का प्लस ग्रेजुएशन मैंने स्पष्ट यहाँ भी कर दिया है कि अगर आपने 1 to 5 कर रखा है या बीएड हो या डीएलएड हो तो आप एलिजिबल हैं। अगर 6 to 8 में आवेदन करना चाहते हैं तो बीएड वाले ऑलरेडी एलिजिबल हैं और डीएलएड वाले के साथ जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप एलिजिबल हैं। तो साथ ही आप समझ गए होंगे कौन कौन से शिक्षक अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं और कौन कौन से शिक्षक अभ्यर्थियों को इसमें खासकर भाग लेने का मौका भी मिलेगा। और वहीं पर लास्ट वाले सीटेट की वैधता की भी हम लोगों ने बात कर लिया, डोमिसाइल नीति की भी बात कर ली। अब साथ ही बात आती है कि नियोजन प्रक्रियाएं किस प्रकार से होगी। यह बहुत बड़ा प्रश्न है, शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में लगातार उठता रहता है। मैं इसका जवाब देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले 7वीं चरण जो है ऑनलाइन तरीके से होने वाली है, इसकी पूर्णतः जो है संभावना जताई जा रही है। ऐसे में ऑनलाइन तरीके से आपकी होगी तो आपको कम से कम समय, आपको इसमें ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा और जल्दी से जल्दी प्रक्रिया पूर्ण होने की संभावना इसमें होगी। दूसरी बात, ये सेंट्रलाइज तरीके से होगी। सेंट्रलाइज का मतलब यह होता है कि आप किसी भी एक जगह, जैसे ऑफलाइन तरीके से में क्या होता था कि सभी नियोजन इकाइयों में हमें अलग अलग आवेदन करना पड़ता था, परंतु आपको डोमिसाइल जब हो जाएगी उसके बाद ऑनलाइन तरीके से होगी। और सेंट्रलाइज की जब बात की जाती है तो सेंट्रलाइज तरीके में एक आवेदन, अर्थात आप एक ही आवेदन आपको स्वीकृत किए जाएंगे और लगभग आप सभी नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग करवाने के लिए आप खासकर जो है एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे सेंट्रलाइज तरीका से होगा, ऑनलाइन तरीके से होगी, जिसमें अभ्यर्थियों को कम से कम जो है खासकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी बात आती है कि नियोजन इकाई इससे पहले बहाली करती थी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नियोजन इकाइयों की होती थी। अब 7वें चरण में एक और बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। 7वें चरण में एक बदलाव यह देखने को मिल सकता है कि हो सकता है बिहार सरकार, जी हाँ, हो सकता है बिहार सरकार नई स्वतंत्र कमेटी का गठन करके 7वें चरण का पूरा जिम्मा उनको सौंपे। इसके पीछे रीजन भी मैं आपको बता देता हूं, इसलिए वो सौंपने का काम करेंगे क्योंकि 7वें चरण से पहले जो भी शिक्षक नियोजन हुआ है उसमें जो भी नियोजन इकाइयां थी लगभग बिहार में 8,500, जी हाँ साथी, 8500 के आसपास नियोजन इकाइयां हैं। 8,500 नियोजन इकाइयों में बहुत सारे ऐसे नियोजन इकाइयां जहां पे हमेशा कई न कई प्रकार की समस्याएं हमेशा उत्पन्न होती रहती थी, चाहे वो किसी भी भ्रष्टाचार को लेकर के हो या अन्य कई कारण हो। तो इसको लेकर के विभाग सोच रही है कि इसको लेकर के स्वतंत्र कमेटी का गठन किया जाए, जिससे जो है इस प्रकार की समस्याएं देखने को न मिले और भ्रष्टाचार मुक्त सारी चीजें हों। तो आपके लिए बेहद खासकर जो है बेहतर होने वाला, आपके लिए बेस्ट होने वाला और 7th फेज आपके लिए अच्छा है। अब अगला प्रश्न आता है कि 7th फेज कब तक आएगी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि 7वें चरण जहां तक आने की बात है तो 7वें चरण आने के बाद मैंने इससे पहले भी वीडियो में कह चुका हूं और मैं आज भी आपको कहता हूं, और विभाग के द्वारा जो भी स्पष्ट आई है उसी के द्वारा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। विभाग पहले से कह चुकी है कि 7वीं चरण शिक्षक बहाली 6ठे चरण के बाद आएगी, अर्थात 6 फेज जैसे ही जो है पूर्णता समाप्त होती है 7वें चरण आपका आ जाएगा। यानी कुल मिलाकर साथी देखा जाए तो 6ठे चरण अब अंतिम पड़ाव में है। और इससे पहले विभाग यह भी अपडेट कर रखा था कि हो सकता है मार्च में संभावना है जारी करने की, प्रथम सप्ताह की बात कह रहा था। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी भी रणनीति बना रहे हैं और विभाग पर लगातार जो है बहुत सारे ऐसे लोकप्रिय चेहरे हैं जो विभाग पर प्रेशर भी डाल रही है, चाहे वो मीडिया कर्मी हो या अन्य कई अलोकप्रिय चेहरे हो। तो लगातार जो है, और जहां तक सवाल है कल के बजट सत्र में, जी हाँ साथी, कल के बजट सत्र में जो है
माननीय विधायक संदीप सौरभ जी जो भाकपा माले के विधायक हैं उनके द्वारा आवाज़ भी उठाया गया 7वें चरण के लिए। तो आपके लिए आप बेहतर है, आप जो है एलिजिबल होंगे और आपको जल्द से जल्द आवेदन करने का मौका भी मिलेगा और जल्द से जल्द नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल सकती है। अब साथ ही बात आती है कि मेरिट लिस्ट किस प्रकार से बनाई जाएगी। तो मैं साथ ही आपको बता दूं, अगर आप अपना मेधा अंक बनाना चाहते हैं कि मेरा मेधा अंक कितना आ रहा है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप 1 to 5 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, आप समझते होंगे 1 to 5 अर्थात पेपर 1 के लिए। तो पेपर 1 to 5 में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप अपना 10th का नंबर, जी हाँ, आपके 10th में जितने भी मार्क्स हैं उन मार्क्स को आप जोड़ लेंगे या उनके प्रतिशत मात्रा को डायरेक्ट आप जोड़ लीजिए। आपके 10th में जो भी प्रतिशत मात्रा है उस प्रतिशत, मान चलिए किसी स्टूडेंट का 65% है 10th में, प्रतिशत मात्रा उनका जो है 65% मार्क्स है। उसके बाद अगर +2 की बात कर ले तो +2 में उनका 60% है और उसके बाद प्रशिक्षण में उनका मार्क अगर मान चलिए उनका 70% है। तो कुल मिलाकर साथ ही तीनों 10th 12th और प्रशिक्षण आपने भी अगर बीएड कर रखा है या डीएलएड कर रखा है तो आप तीनों को जोड़ करके उसमें 3 से डिवाइड कर लेंगे, आपका जो है मेधा अंक निकल जाएगा। तो जो भी साथी खासकर 1 to 5 के लिए परेशानियां में थी, जिनको समझ में नहीं आता था किस प्रकार से मेधा अंक निकालते हैं, तो आपके लिए आप इसको समझ सकते हैं कि 10th और 12th के साथ साथ आपको प्रशिक्षण के मार्क को जोड़ना होगा और 3 से आप उसे डिवाइड कर दे, आपका मेधा अंक साथ ही निकल जाएगा। अब बात आती है 6 to 8 की। जी हाँ, 6 to 8 जो जूनियर लेवल होता है, जूनियर लेवल में किस प्रकार से मेधा अंक बनाई जाएगी। तो जूनियर लेवल की हम लोग बात कर ले साथी, तो जूनियर लेवल में आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ प्रशिक्षण के अंक जोड़ेंगे, यानी आपने ऑनर्स जो भी कर रखा होगा, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको जो है, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको प्रशिक्षण के मार्क अर्थात बीएड या डीएलएड का मार्क आपको जोड़ा जाएगा और दोनों को जोड़ करके आप क्या करेंगे, उसमें 2 से डिवाइड कर दिए, आपका मेधा अंक निकल जाएगा। कुल मिलाकर साथ ही आप समझ गए होंगे मेधा अंक किस प्रकार से निकाला जाता है। और मेधा सूची की हम लोग बात कर लेते हैं, मेधा सूची किस प्रकार से बनाई जाएगी। तो जिस भी नियोजन इकाई में आप आवेदन करेंगे वहां पर क्रम से क्रम अर्थात स्टेप बाय स्टेप जो है, वहां पे जो जिस भी शिक्षक अभ्यर्थी का ज्यादा खासकर मेधा अंक होगा उनका सीरियल नंबर उसी प्रकार से होगा। अर्थात आपका अगर मान चलिए किसी शिक्षक अभ्यर्थी का मेधा अंक अगर 65% है तो और किसी का 64% है, तो 64% वाले से ऊपर मेधा अंक 65% वाला होगा। अर्थात ये तो आम बातें हैं जो आपको समझ में पहले से भी आती होगी। और जहां तक मैं आपको बता भी दूं तो मेधा अंक इसी प्रकार से जो आपका बनेगा और मेधा सूची भी इसी प्रकार से बनाई जाएगी। इस आपको जो है सीरियल नंबर इसी प्रकार से होगा, जिनका ज्यादा अंक आ रहा उनका ऊपर होगा, जिनका कम अंक आ रहा उनका नीचे होगा, इस प्रकार से। अब बात साथ ही आती है कि 7वें चरण में काउंसलिंग किस प्रकार से होगी। तो काउंसलिंग इसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से होते आ रहा है, इसलिए ज्यादा जो है डाउटफुल की समस्याएं नहीं है। आशा करता हूं आप लोग सारे के सारे बात समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मैक्सिमम साथियों तक शेयर करना ना भूले, क्योंकि आपके साथ मैं पुनः इसी प्रकार का हेल्पफुल वीडियो लेकर के आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।